सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि हम घटना चक्र में पूछे गए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास शुरू करते हैं कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। यह पीजीटी में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो काव्य संप्रदायों का जो सही विकास क्रम होगा, हम सिर्फ उत्तरों को ही चिन्हित करेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी बच सके और हमारा टाइम भी बच सके। ज़रूरत लगी वहीं पर विशेष विश्लेषण किया जाएगा। तो काव्य संप्रदायों का जो सही विकास क्रम क्या होगा, तो यह है इस बी। सबसे पहले रस अलंकार रस आते हैं, फिर उसके बाद अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। तो जो रस के प्रवर्तक हैं वह आचार्य भरत मुनि जी को माना जाता है। अलंकार के प्रवर्तक भामा को माना जाता है। रीति के प्रवर्तक वामन को माना जाता है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक कुंतक को माना जाता है। ध्वनि के प्रवर्तक आनंदवर्धन को माना जाता है और औचित्य के प्रवर्तक क्षेमेंद्र जी को माना जाता है। भरत मुनि जो थे वो पहली सदी के कवि माने जाते हैं। भामा जो थे वो छठी सदी के कवि माने जाते हैं। वामन जो है 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। वक्रोक्ति के कुंतक जो हैं 10वीं सदी के माने जाते हैं, और जबकि आनंदवर्धन 10वीं के माने जाते हैं। औचित्य के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कौन हैं। तो औचित्य को काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले हैं। जबकि भामा जो हैं वो अलंकार के प्रवर्तक हैं, माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है वह आनंदवर्धन जी ने किया है। किसने? ध्वनि को काव्य की आत्मा आनंदवर्धन ने माना है। अगली रचना है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। तो मम्मट एक ध्वनिवादी संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। मम्मट जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं और अलंकार के प्रवर्तक भामा हैं जो 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं। औचित्य के क्षेमेंद्र हैं, जबकि रीति संप्रदाय के आचार्य वामन को माना जाता है जो 9वीं सदी के कवि हैं। आजकल इनको क्रम से लगाने के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं।
अगला प्रश्न है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि का काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो आनंदवर्धन ने किया था। किसने? ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो आनंदवर्धन जी ने किया था, जबकि भामा किसने? ध्वनि का सबसे पहले प्रयोग आनंदवर्धन जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि ध्वनि संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो आनंदवर्धन जी को माना जाता है। भामा जो हैं वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वामन जो हैं कुंतक, क्षेमेंद्र, वक्रोति के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आनंदवर्धन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो यह जो लक्षण है ध्वनि का लक्षण माना जाता है। अगला प्रश्न है किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो गुणों को जो रस आश्रित माना है वो आनंदवर्धन ने माना है। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन शुभारंभ किसने किया था? तो काव्य के अर्थ का जो वैज्ञानिक विवेचन किया था वो आचार्य वामन ने किया था। अगला प्रश्न है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द व्यवहार किया है। किसने? आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो वह काव्यांग शब्द का व्यवहार किया है। अगला प्रश्न है कि बिंब का काम है। बिंब का काम है तो बिंब का जो काम है वो काव्य को सजीव बनाना है। क्या है? बिंब का जो काम है वो काव्य को सजीव बनाना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं भरत मुनि के व्याख्याकार के क्षेमेंद्र रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं माने जाते हैं, जबकि भट्ट, लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त यह रस सूत्र के व्याख्याकार माने जाते हैं। यह 4 व्याख्याकार हैं। अगला प्रश्न है
कि नाटक शास्त्र के रचयिता हैं। नाटक शास्त्र के जो रचयिता हैं वो आचार्य भरत मुनि जी को माना जाता है, जो कि प्रथम सदी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, नाटक शास्त्र के प्रणेता हैं। नाटक शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि जो हैं रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से भरत मुनि के द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है। तो यह भरत मुनि के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह नाट्य शास्त्र को माना जाता है, जबकि दशक रूपक दंडी के द्वारा है और साहित्य दर्पण के जो लेखक हैं वो विश्वनाथ को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर जो व्याख्या करने वाले हैं वो भट्ट नायक हैं। भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले कौन हैं? तो यह भट्ट नायक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रवर्तक प्रतिपादक आचार्य हैं। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के जो आचार्य हैं वो भट्ट नायक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भरत के रस सूत्र के व्याख्यात आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। तो आचार्य शंकुक के सिद्धांत जो है वो अनुमतिवाद कहलाता है। किसका? आचार्य शंकुक का अनुमतिवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की अनुमतिवाद व्याख्या करने वाले पहले आचार्य माने जाते हैं। तो रस सूत्र की अनुमतिवाद की व्याख्या करने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य शंकुक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शंकुक के द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। तो आचार्य शंकुक के द्वारा जो रस निष्पत्ति है वो अनुमतिवाद व्याख्या का स्वरूप है। अभिव्यक्तिवाद के जो हैं वो अभिनवगुप्त को माना जाता है। उत्पत्तिवाद के जो लेखक हैं उसने भट्ट नायक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमतिवाद किसके वक्तव्य पर आधारित है? तो रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमतिवाद किसके वक्तव्य पर आधारित है? तो यह अनुमतिवाद जो है शंकुक के वक्तव्य पर आधारित माना जाता है। यह लगभग देखो सारे प्रश्न जो हैं रस से संबंधित ही घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत जो है वह उत्पत्तिवाद माना जाता है, जबकि अभिव्यक्तिवाद के जो मत जो है अभिनवगुप्त से संबंधित हैं। भुक्तिवाद के भट्ट नायक हैं। अनुमतिवाद के आचार्य शंकुक माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि भट्ट लोलट के द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है। भट्ट लोलट के द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है। तो भट्ट लोलट के द्वारा जो प्रतिपादित मत है वह उत्पत्तिवाद है। अभिव्यक्तिवाद के अभिनव गुप्त जो हैं वो अभिव्यक्तिवाद के हैं। अनुमतिवाद के आचार्य शंकुक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद जो संप्रदाय के जनक भट्ट लोलट को माना जाता है। किसको? रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो भट्ट लोलट को माना जाता है। अगली रचना है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकुक अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं माना गया है। तो वह आचार्य मम्मट के भुक्तिवाद है। जबकि भुक्तिवाद जो है वो भट्ट नायक जी से संबंधित है, न कि आचार्य मम्मट से। मम्मट एक ध्वनिवादी हैं। बाकी ये सभी जो लेखक हैं यह सभी जो हैं रसवादी माने जाते हैं। मम्मट को एक ध्वनिवादी आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है यह GIC प्रवक्ता, डाइट प्रवक्ता, यह प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें छोड़ना मतलब अपने नंबरों को कम करना है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो एक कई परीक्षाओं में पूछा न गया हो। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है। तो वह आचार्य शंकुक की है। चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किसकी है? आचार्य शंकुक की है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। भट्ट नायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। अगली रचना है कि रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है। तो वह आचार्य शंकुक ने की है। चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है? तो यह आचार्य शंकुक ने की है। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। भट्ट लोलट अभिव्यक्तिवाद, आचार्य शंकुक भुक्तिवाद, भट्ट नायक अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त उत्पत्तिवाद से संबंधित हैं। तो भट्ट लोलट जो हैं वो उत्पत्तिवाद से संबंधित हैं। आचार्य शंकुक जो हैं वो अनुमतिवाद से संबंधित हैं। भट्ट नायक जो हैं भुक्तिवाद से संबंधित हैं। और अभिनव गुप्त जो हैं अभिव्यक्तिवाद से संबंधित हैं। ये चारों जो आचार्य हैं वो रस संप्रदाय से
संबंधित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रस सिद्धांत में साधारीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतीय रस सिद्धांत में साधारीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साधारीकरण का जो प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले जो हैं वो भट्टनायक हैं। भट्टनायक ने साधारीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन या सांख्य दर्शन? तो जो भुक्तिवाद भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है, जबकि आचार्य शंकुक का जो न्याय है वो न्याय दर्शन पर आधारित है। भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन पर आधारित माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। आचार्य शंकुक अनुमतिवाद, न्याय दर्शन, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, मीमांसा दर्शन, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद है। तो महिम भट्ट के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वह अनुमानवाद जो है महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस कवि ने की है? तो भावकत्व और भोजकत्व की जो कल्पना है वो आचार्य भट्टनायक ने की है। इनकी व्याख्या देखते हैं कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्टनायक ने की है। वह रस प्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियाँ माना है, अविद्या, भावकत्व और भोजकत्व को माना है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले महत्ता किस ने स्वीकार की थी? तो रस सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले
अभिनवगुप्त ने स्वीकार की थी। किसने? सबसे पहले जो थी वो अभिनवगुप्त के द्वारा स्वीकार की गई थी। इनकी व्याख्या देखते हैं कि अभिनवगुप्त ने भट्टनायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए साधारीकरण को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक श्रोताओं के व्यक्तित्व की अपेक्षा होती रही है। किसी का भी ध्यान इस तत्व की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। अभिनवगुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की है। उसके मतानुसार काव्य शास्त्र से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासना ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था? तो रस को नंबर ए भामा ने, नंबर बी रुद्रट ने, नंबर सी आनंदवर्धन ने, नंबर डी अभिनवगुप्त ने। तो रस को नाटक तक सीमित रखने का जो सर्वप्रथम विरोध किया था वह अभिनवगुप्त ने किया था। किसने? रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम अभिनवगुप्त ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं कि रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनवगुप्त ने किया था। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।